Hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस वीडियो सीरीज के अब तक हमने कुल 6 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 7 देख रहे हो। लेक्चर नंबर 6 तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सभी वीडियोस को देखा होगा और लेक्चर नंबर 6 में हमने एक नए अध्याय को, एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर मैंने आपको उसी वीडियो में कुछ टॉपिक्स गिनवाए थे, बताए थे कि हम इस पूरे अध्याय के दौरान किन किन टॉपिक्स को, किन किन चीजों को कवर करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला टॉपिक जो था वो है वॉल फुटिंग्स। वॉल फुटिंग्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में देखा था। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट प्लस इसकी डिजाइन किस तरह से की जाती है। तो ये दोनों चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी वीडियोस को नहीं बल्कि लास्ट लेक्चर को एटलीस्ट देखा होगा, ताकि आपको आगे समझ में आ सके कि आइसोलेटेड फुटिंग में हम आगे क्या करने वाले हैं या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियोस को। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल रखी है, तो वहां से आप उसको आसानी से देख सकते हो। या फिर इन सभी वीडियोस को, इस पूरे वीडियो सीरीज के आने वाले वीडियोस को आप एक जगह बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना ऐड के आप देखना चाहते हो तो आपके लिए हाजिर है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आप इंस्टॉल करके इन सभी वीडियोस को वहां पर एट अ प्लेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में, लेक्चर नंबर 7 के बारे में, जिसके अंदर हम आइसोलेटेड फुटिंग के एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल फुटिंग को तो कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, और इसके अंदर अब तक आप में से किसी ने कोई डाउट मुझे नहीं पूछा है। वैसे मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन आप लोग होशियार है, स्मार्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एक्चुअली लोडेड फुटिंग्स या फिर एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग्स। ठीक है, आइसोलेटेड एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग्स। अब इस फुटिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें पहले इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो आने वाले टॉपिक्स है वो आपके सामने हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिखती कैसी है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर के जरिए मैंने बता रखा है जो एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग्स होती है ना, आइसोलेटेड एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग्स, वो कुछ दिखने में इस तरह से होती है ऑन साइड। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि ये जो फुटिंग दिख रही है, ये हमें यहाँ पर इसको डिजाइन करना होता है। अब इसकी डिजाइन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं या इसकी डिजाइनिंग जो प्रोसीजर होती है वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम इस प्रोसीजर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है उनमें आपको क्या करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला स्टेप इसकी डिजाइन प्रोसीजर के अंदर होता है वो है साइज ऑफ फुटिंग को निकालना। आपकी जो भी फुटिंग है उसकी साइज को तय करना आपके लिए पहले जरूरी होता है। तो पहले हम इसकी साइज को तय कर सकते हैं, प्लान डायमेंशन को तय करते हैं कि भाई इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। उसके बाद इसके अंदर जो नेट अपवर्ड प्रेशर होता है वो हमें निकालना होता है कि भाई उस प्लान डायमेंशन के मुताबिक जो नेट अपवर्ड प्रेशर सॉइल की तरफ से लगता है वो कितना लग रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, और इस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के बेसिस पर हमें यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। और ये मेन रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है वो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर नॉमिनल रेनफोर्समेंट देना होता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसको हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं, और उसके बाद वन वे शियर एंड टू वे शियर। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को, मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती होगी। तो हम इन दोनों चीजों को बड़ी विस्तार से आगे समझेंगे आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को आज के बाद ये कभी कंफ्यूजन ना हो कि वन वे शेयर और टू वे शेयर में क्या डिफरेंस है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है स्पेसिंग ऑफ बार, जो भी आपने बार प्रोवाइड कर रखी है उनकी स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर कितनी होनी चाहिए वो हमें निकालनी होती है। और एट द लास्ट, एट द एंड, हमें यहाँ पर निकालना होता है कि जो आपका कॉलम की तरफ से लोड है वो फुटिंग में सेफली और इजीली ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वो हम इसमें देखेंगे और देखते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एक बेसिकली शॉर्ट प्रोसीजर जो मैंने आपको बताई है आपके सामने, कि जब भी आप एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग को डिजाइन करते हो तो आपको इन सभी स्टेप्स से होकर गुजरना होता है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक स्टेप को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या करना होता है इन स्टेप्स के अंदर आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें साइज ऑफ फुटिंग के अंदर,
कि साइज ऑफ फुटिंग आपको किस तरह से निकालनी पड़ती है। वैसे तो मैंने प्रीवियस काफी सारे वीडियोस हमने जो अभी 6 वीडियोस हमने देखे हैं, उन सभी वीडियोस के अंदर मैंने बार बार इस चीज को रिपीट किया है, लेकिन कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, साइज ऑफ फुटिंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको करना ये होता है कि जो भी आपका कॉलम लोड है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो कॉलम लोड होता है, ठीक है, वो प्लस आपका फुटिंग का सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हम इसको कह सकते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग यहां पर क्या होता है, वो होता है 10% ऑफ कॉलम लोड। ठीक है, 10% ऑफ लोड ऑफ कॉलम हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कॉलम लोड कह सकते हैं। तो ये हमें निकालना है पहले। तो इसके निकालने के बाद हमें जो है इसके अंदर जो एरिया रिक्वायर्ड होगा वो निकालना होता है। दैट इज नथिंग बट टोटल लोड, जो इसका ऊपर का समेशन होगा, ठीक है, टोटल लोड डिवाइड बाय अलाउेबल बेरिंग प्रेशर ऑफ सॉइल। इतना आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। इस एरिया के मुताबिक आप यहाँ पर उसके डायमेंशन को तय करते हो। अगर आपकी स्क्वायर फुटिंग है तो स्क्वायर के हिसाब से आप डायमेंशंस लेते हो। अगर आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के हिसाब से आप डायमेंशन ले सकते हो। इसका तरीका भी बड़ा आसान होता है, मैंने बताया था। और जब हम इसकी डिजाइन को शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे, तब मैं इसको और विस्तार में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो डायमेंशन इस तरह से उसके तय किए जाते हैं। तो ये था साइज को तय करने का तरीका। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है नेट अपवर्ड प्रेशर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नेट अपवर्ड प्रेशर होता है। अब नेट अपवर्ड प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉलम लोड या फिर लोड फ्रॉम कॉलम डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग, जो आपने दिया है। ठीक है, तो ये आपका नेट अपवर्ड प्रेशर दे देता है। और अगर आपको फैक्टर्ड नेट अपवर्ड प्रेशर निकालना है, क्योंकि हम जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो वहां पर हमें फैक्टर्ड लोड की जरूरत पड़ती है, तो इस को आप जो है 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया करें, तो आपको ये नेट अपवर्ड प्रेशर या फिर फैक्टर्ड नेट अपवर्ड प्रेशर या फिर नेट फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नेट अपवर्ड प्रेशर निकाल सकते हो। इसके अंदर जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट निकालने का। तो बेंडिंग मोमेंट बड़ी सिंपल सी चीज होती है। यहाँ पर ये जो है हमारे पास कैंटिलीवर, एज अ कैंटिलीवर हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इन्वर्ट या इनवर्स कैंटिलीवर। ठीक है, तो ये जो कैंटिलीवर की जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो आपको पता होगी, यहाँ पर होती है WL²/2। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको बेंडिंग मोमेंट निकालनी होती है। और इसके बाद इस बेंडिंग मोमेंट के आधार पर आपको जो है मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। और जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसका प्रोविजन का ये तरीका होता है कि आपको यहाँ पर MU/BD² का रेशियो पहले निकालना होता है। MU/BD² का रेशियो निकालना होता है। और इसके ऊपर से फिर अब ये जो रेशियो होगा, इसके लिए आपको SP16 में जाना है। इसको हम SP16 कह सकते हैं, या फिर इसको हम जो है इसका दूसरा नाम अगर कहें तो IS 456/1978, ये इसका नाम है। डिजाइन एड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये SP16 के अंदर आपको जाना होता है, पेज नंबर 48 के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, वहां से जाके आपको, चलिए मैं बता देता हूं आपको। ये आपके सामने SP16 है। अब इस SP16 के अंदर आप जाओगे यहां पर, तो मैं बता दूं, पेज नंबर 48 है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बाकायदा। ठीक है, ये पेज नंबर 48 है। और ये डिजाइन एड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, ये टेबल जो है FCK20 के लिए, मतलब आपका अगर ग्रेड 20 का हुआ तभी आप इस टेबल को यूज कीजिएगा। यहां से आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पता चलता है, याद रखिएगा। रेनफोर्समेंट परसेंटेज जो रिक्वायर्ड होता है, इस रेशियो के मुताबिक, MU/BD² के रेशियो के अकॉर्डिंगली जो रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है परसेंटेज ऑफ स्टील की, वो यहां पर आपको इस टेबल से पता चलता है। इस टेबल के अंदर देखिए, ये पहले आप जब ये रेशियो निकालते हैं तो इस रेशियो के अंदर आपकी वैल्यू को इसके बीच में से होगी। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट ये वैल्यू भी हो सकती है कोई भी, या फिर इनके बीच में से कोई वैल्यू हो सकती है। उसके अंदर आपको इंटरपोलेशन करना होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को आता होगा इंटरपोलेशन करना। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूंगा। तो यहाँ पर आपको ये इस रेशियो के मुताबिक यहाँ, और आपके पास जो भी आपका ग्रेड ऑफ स्टील है, चाहे आपका 415 हो, 480 हो, 500 हो, तो उसके मुताबिक जो है आपको इसकी इस कॉलम और इस
रो, इन दोनों को आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करके जो भी आपकी वैल्यू आ रही होती है वो वैल्यू आपको एज अ परसेंटेज ऑफ स्टील जो रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पर लेना होता है, ठीक है। तो वहां से आपको पीटी मिलता है, इन शॉर्ट वो पीटी जो मिलता है आपको, उस परसेंटेज ऑफ स्टील से आपको जो है एएसटी निकालना होता है, और वो आपको एट द एंड यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। तो ये तरीका होता है मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, स्टेप नंबर 5 की अगर बात करें तो नॉमिनल रेनफोर्समेंट हम कह सकते हैं इसको, या फिर अ, हम इसको सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। कहने वाले जो भी कहे वो चीज एक ही है। तो नॉमिनल रेनफोर्समेंट आप जनरली यहाँ पर आईएस कोडल प्रोविजन अगर देखें तो आप अगर HYSD बार यूज कर रहे हैं, मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार आप यूज कर रहे हो, तो इसके केस में आपको यहाँ पर 0.12% मिनिमम रेनफोर्समेंट यूज करना होता है। और अगर आप MS बार या माइल्ड स्टील बार हम यूज कर रहे हैं तो ये इसके अंदर आपको जो है मिनिमम 0.15% यूज करना होता है। ये आईएस कोडल प्रोविजन है, ये कोई मेरे खुद के प्रोविजन नहीं है, ये आईएस कोडल प्रोविजन है कि भाई नॉमिनल रेनफोर्समेंट आपको इन दोनों केसेस में कितने कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझना यहाँ पर बहुत जरूरी थी। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा 6 स्टेप आता है वो आता है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ का। अब डेवलपमेंट लेंथ आपको किस तरह से निकालनी होती है, तो देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, 47 इंटू डायमीटर ऑफ बार। ये बस आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, ये निकाल लीजिए, जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपकी पता होनी चाहिए आपको। और इसके साथ साथ ये जो वैल्यू आ रही है और आपकी फुटिंग में जो मान लीजिए कि ये आपकी इस तरह से फुटिंग है, लेट सपोज दिस इज योर फुटिंग, ठीक है। तो आपका ये जो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पर आएगी, तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ आएगी तो ये इस लेंथ के लिए यहाँ पर इतनी स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, इतनी लेंथ अवेलेबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल एंकरेज लेंथ निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? अवेलेबल एंकरेज लेंथ आपको यहाँ पर निकालनी होती है। तो वो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन करेंगे एक एग्जाम्पल को इसके, तो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ आपको इस तरह से निकालनी होती है। उसके बाद हम अगर देखें इसके अंदर 7th जो हमारा स्टेप था वो था, अब यहाँ पर बहुत जरूरी है, वो है हमारे पास वन वे शेयर, ठीक है। वन वे शेयर क्या होता है और टू वे शेयर क्या होता है, दो चीजें होती है, ठीक है, वन वे शेयर और टू वे शेयर। देखिए वन वे शेयर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी ये फुटिंग है, ये फुटिंग है आपकी, ठीक है। इसके अंदर ये, और हाँ मान ये जो वन वे शेयर है और ये जो टू वे शेयर है, ये दोनों भी टाइप ऑफ पंचिंग शेयर है, ठीक है, आपको ये पता होना जरूरी है। बोथ आर दी टाइप ऑफ पंचिंग शेयर। तो वन वे शेयर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब यहां से जो लोड आ रहा होता है, ठीक है, तो ये सॉइल पे भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। तो ये लोड अगर आपका लोड आ रहा है और आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी सॉइल है ये बेसिकली यहां से खिसक रही है। तो क्रैक यहां पर क्या होगा? शेयर क्रैक कहां पर होगा? वो बीच में होगा, शेयर क्रैक यहां पर बीच में होगा इसलिए, और ये एक ही जगह पर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें टू वे शेयर के लिए, तो टू वे शेयर की अगर बात करें यहां पर, तो इसकी पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि ये जो इस सिनारियो की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो सॉइल है वो यहाँ की खिसक रही है, यहाँ की खिसक रही है, और ये सॉइल क्या करती है, ये जब खिसकती है तो ये अपने साइड वाली सॉइल जो है उसको कंप्रेस कर देती है, उसको क्या करती है यहाँ पर कंप्रेस कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच में की सॉइल है ये कॉम्पैक्ट हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है, और जितनी ज्यादा कंसोलिडेटेड सॉइल होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ वहां पर होगी। ये आपने जियोटेक के अंदर सॉइल के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ज्यादा यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी सॉइल की, ज्यादा जो प्रेशर या फोर्स लगाएगी वो यहाँ मिडल से लगाएगी सॉइल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रैक यहाँ पर कहां से होगे, तो देखिए ये कमजोर हो रहा है हिस्सा, ये हिस्सा कमजोर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो तरह से दोनों डायरेक्शन में क्रैक हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्रैक हो रहा है। तो इसलिए इस फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए इसको हम वन वे शेयर कहते हैं और इसको हम टू वे शेयर कहते हैं, ठीक है। अब जब भी हम वन वे शेयर निकालते हैं तो आईएस कोड ऑफ प्रोविजन में क्या कहते हैं, तो मान लीजिए अब हम इसकी जो है प्लांट डायमेंशन की अगर बात कर ले, ठीक है, ये आपका बीच में कॉलम है, तो वन वे शेयर कहा जाता है कि, अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा एक फिगर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। छोटी फिगर में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि आप सर ने कहा कौन सी चीज ड्रॉ की है।
तो ये देखिए आपका इस तरह से मान लीजिए हमारी एक फुटिंग है ये, ठीक है, दिस इज अवर फुटिंग, और ये आपका बीच में कॉलम है। अब इस वन वे शेयर का जो एक क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कहाँ होता है? तो आपको आईएस कोड ये कहता है कि ये जो कॉलम फेस है आपका, तो कॉलम फेस से लेकर ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा फॉर वन वे शेयर, वो होगा डेप्थ डी पर। अब ये डी क्या है? तो ये वो डी है, मतलब आपकी फुटिंग मान लीजिए ये आपकी फुटिंग है, ये आपकी फुटिंग है, और ये आपके कुछ इस तरह से रेनफोर्समेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डेप्थ होता है इसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो ये जो इफेक्टिव डेप्थ जितनी होगी, जितनी इफेक्टिव डेप्थ होगी उतना ही दूर कॉलम के फेस से ये डिस्टेंस होगा क्रिटिकल सेक्शन का इन केस ऑफ वन वे शेयर। याद रखिएगा इस चीज को, इन केस ऑफ वन वे शेयर द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ वन वे शेयर will be exist at the distance d from the face of column। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और ये शेयर आपको कहा, ये शेयर होता क्या बेसिकली, तो इस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर, इस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर ये जो एरिया है इसके ऊपर टोटल फोर्स, टोटल वर्टिकल फोर्स जो सॉइल की तरफ से लग रहा है, टोटल वर्टिकल फोर्स, ठीक है, वो उसका समेशन जो होता है वो होता है एक्चुअली वन वे शेयर, ठीक है। तो ये आपको निकालना होता है और इसी के बेसिस पर आपको चेक करना होता है कि वन वे शेयर के अंदर टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी होता है। ये आपको एक कंडीशन या एक रिलेशन यहां पर सेटिस्फाई करनी होती है एज पर आईएस कोड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको इसका रेफरेंस दूं तो आईएस 456 के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर शायद ये पेज नंबर 59 के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है, चिंता ना करें आप लोग। पेज नंबर 59 या फिर सॉरी पेज नंबर 73 आई थिंक, या पेज नंबर 73 के अंदर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास वन वे शेयर की कि भाई इसके अंदर टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी होता है, और ये पूरा फिनोमिना वन वे शेयर का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाउ सी सॉरी टू वे शेयर के बारे में कि भाई टू वे शेयर को किस तरह से निकाल, इसके आईएस कोडल प्रोविजन क्या है। तो टू वे शेयर को भी हम इसी तरह से अगर डिस्कस करें एक फिगर बनाकर, तो मान लीजिए ये आपका पूरा फुटिंग है हमारा, और ये बीच में आपका इस तरह से कॉलम है, ठीक है। तो आईएस कोड आपको ये कहता है कि इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, तो ये उसकी पूरी पेरिफ्री पे होता है, पूरा पेरीमीटर जो होता है वो सराउंडेड होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअली d/2 होता है। क्या होता है ये? d/2, मतलब जो इफेक्टिव डेप्थ होती है उसका हाफ। तो ये d/2 पर लोकेट होता है चारों तरफ से, इसके कॉलम फेस से चारों तरफ से ये d/2 डिस्टेंस पर होता है, और ये पूरा पैरामीटर आपका इसका जो है क्रिटिकल माना जाता है। इसके बाहर जो पूरा फोर्स लग रहा होता है उसको हम टू वे शेयर फोर्स कह सकते हैं, टू वे शेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों के अंदर फर्क पता होना जरूरी है। अब जब इसका हम एक एग्जांपल डिजाइन करेंगे या सॉल्व करेंगे, मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी इसके अंदर कि टू वे शेयर और वन वे शेयर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से इसके अंदर इन सब चीजों को देखा जाता है, ओके। और हाँ, इसका आईएस कोडल प्रोविजन ये कहता है आपको कि इसके अंदर जो टाउ वी होता है इट शुड बी लेस देन के एस इंटू टाउ सी। अब इसकी मैं आपको रेफरेंस दिखा दूंगा आईएस कोड के मुताबिक कि क्या है। हमारे पास यहाँ पर आईएस कोड 456 2000 अगर की हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाउ सी जो होता है इसके अंदर, अच्छा मैं आपको टाउ वी और टाउ सी की बात बताना चाहता था। टाउ सी जो होता है ये डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, जो आपको यहाँ आईएस 456 2000 में से टेबल नंबर 19 से लेने की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। और ये डिपेंड करता है एक 100 AS/BD के रेशियो या इस वैल्यू से, और आपके कंक्रीट के ग्रेड से, जो भी ग्रेड का कंक्रीट आप यूज कर रहे हो उस ग्रेड और इस रेशियो, इस वैल्यू से ये दो चीजें रिलेट करती है। और यहाँ पे इसी के मुताबिक आपको टाउ सी की वैल्यू को निकालना होता है और टाउ वी के साथ वहां पर कंपेयर करना होता है। और टाउ वी बेसिकली क्या होता है? टाउ वी इज नथिंग बट वी यू बाय बी डी, ठीक है, ये टाउ वी होता है आपका, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको इस तरह से निकालनी होती है, ओके। और अगर हम बात करें हमारे टू वे शेयर के बारे में, तो आपको आईएस 456 के अंदर जाना होगा पेज नंबर 59 के अंदर, जहां पर आपको जो है केएस और टाउसी के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर जाकर, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए ये यहां पर देखिए आपको दे रखा है कि केएस और टाउसी क्या है,
क्योंकि काफी लोगों के दिल में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर सर आपने जो ये बताया है के एस इंटू टाउ सी, ये क्या है? तो देखिए के एस यहाँ पर आपको आई एस कोड कहता है कि इट इज नथिंग बट 0.5 प्लस बीटा सी, 0.5 प्लस बीटा सी। और ये जो वैल्यू है 0.5 प्लस बीटा सी की, ये इन्होंने कहा है कि एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बीटा सी क्या है? तो बीटा सी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ शॉर्ट साइड टू द लॉन्ग साइड, मतलब जो आपका कॉलम है उसकी शॉर्टर साइड बाय लॉन्गर साइड का ये एक रेशियो होता है। तो यहां से आपको के एस की वैल्यू निकल जाती है, मिल जाती है। और अगर बात करें टाउसी की, तो टाउसी का आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है 0.25 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। एफ सी के क्या है आपके पास? आपका ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, तो वो आपको पता चल जाता है, ठीक है, आपकी जो भी ग्रेड आप लेते हो वो। तो ये आपका एफ सी के यहाँ से पता चल जाता है। तो इस तरह से टाउ सी यहाँ मिल जाएगा आपको। और के एस, ये मैं आपको टू वे शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टू वे शेयर के अंदर जो है आपको यहाँ से लेना होता है। और वन वे शेयर की बात करें तो टेबल नंबर 19 जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अभी, वहां से आपको टाउ सी की वैल्यू उठानी पड़ती है। और यहाँ टू वे के लिए आपको यहाँ से पेज नंबर 59 से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको पहले इसलिए क्लियर करवा रहा हूं ताकि जब आप डिजाइन के अंदर आगे बढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अब हमें क्या करना है और किस वैल्यू को कहां से लेना है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। चले, तो ये था सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हमारे टू वे और वन वे शेयर के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी डिजाइन के अंदर या उसकी प्रोसीजर के अंदर कि आगे हमें क्या करना है। हमने यहाँ पर जो है टू वे शेयर देख लिया, वन वे शेयर देख लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला स्टेप था, नंबर 9, स्टेप नंबर 9 इस प्रोसीजर का, वो हमारे पास है स्पेसिंग ऑफ बार। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होता है, स्पेसिंग ऑफ बार किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए स्पेसिंग ऑफ बार प्रोवाइड करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप लगा दो तो भी चलेगा। इसके अंदर जिस डायरेक्शन में आप बार प्रोवाइड कर रहे हो उसकी लेंथ, ठीक है, माइनस आप जिस डायरेक्शन में, आप मान लीजिए कि ये आपकी फुटिंग है, इस तरह से कोई, लेट सपोज ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, इस तरह से आपकी फुटिंग है ये। और आपको जो है इस पूरी लेंथ में आपको जो आप जो है स्पेसिंग ऑफ बार निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पर कितने नंबर स्पेसिंग पे हमें बाहर रखने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आप कवर छोड़ोगे यहाँ से, इधर से आप जो है कवर छोड़ोगे 50 mm का, इधर से आप कवर छोड़ोगे 50 mm का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, दोनों तरफ से कवर माइनस कर देना है। और 2 इंटू कवर हम कह सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू कवर, दोनों तरफ से कवर माइनस हो रहा है। माइनस आपको क्या करना है, यहां से जो भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, हमें पता है कि हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये आपका एक बार है, ये आपका एक बार है, ये आपका एक बार है, इस तरह से ये बार होते होते यहाँ पर ये लास्ट बार है। तो यहाँ सेंटर से, इस सेंटर से ये दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस बार का हाफ डायमीटर और इस बार का हाफ डायमीटर यही कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका 12 mm का बार है तो इसका हाफ 6 mm हो जाएगा, और ये 12 mm का बार है तो इसका हाफ 6 mm हो जाएगा। तो 6 इधर से माइनस करना है, 6 इधर के माइनस करना है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 12 mm माइनस करना है, मतलब एक पूरा डायमीटर का बार जो है माइनस करना है आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई डाई ऑफ बार माइनस कर दीजिए, है ना। ये सिंपल एक कॉमन जनरल फॉर्मूला बन सकता है इसका। डिवाइड बाय आपको करना होता है नंबर ऑफ बार्स -1। अब याद रखिएगा नंबर ऑफ बार्स -1 हमने क्यों किया, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आप जो है ये जो बार है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, चलिए 8 बार हम यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। अब हमें इन बार के बीच की स्पेसिंग निकालनी है, तो स्पेसिंग यहाँ पर कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमारे पास 8 है लेकिन स्पेसिंग कितनी है, 7 हो रही है। तो ये क्या है, मतलब क्या है कि ये जो टोटल लेंथ है डिवाइड बाय स्पेसिंग हम करना होगा, ठीक है, तो भी वो इन 7 स्पेसिंग में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ बार -1 करते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है स्पेसिंग ऑफ बार निकाल सकते हो। ये जब आप डिजाइन करोगे तो कंफ्यूजन से बचने के लिए ये सारी चीजें क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले ही ये सारी कथाएं समझा रहा हूँ। ओके, हो सकता है कई लोग इसके अंदर बोर हो जाए या कई लोग इसको कहे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वाकई में उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। चले, तो ये तो था। अब हमारा जो आखिरी स्टेप होता है इस डिजाइन के अंदर वो होता है ट्रांसफर ऑफ लोड, ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम
कॉलम टू फुटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका लास्ट वाला, कि भाई कॉलम से फुटिंग में जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो सेफली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको ये निकालना होता है कि भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको पता करना होता है कि जो कॉलम से लोड आ रहा है ना, जो कॉलम से लोड आ रहा है वो उसका फैक्टर्ड लोड आपको गिनना होता है यहां पर। तो फैक्टर्ड कॉलम लोड, आपको पहली चीज ये यहां पर निकालनी होती है, और दूसरी चीज यहां पर जो आपको निकालनी होती है वो यहां पर है अलावेबल बियरिंग फोर्स। जो कैपेसिटी है उसकी, जिस कैपेसिटी से वो उस लोड को वो नीचे बियर करेगा। ठीक है, तो ये अलावेबल बेयरिंग फोर्स आपको निकालना होता है। ये क्या होता है यहां पर, तो अलावेबल बेयरिंग फोर्स कुछ नहीं होता है यहां पर, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कॉलम होता है। ये बेसिक फॉर्मूला अगर मैं कहूं आपको, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कॉलम, और अगर इसको मैं और भी मॉडिफाई करूं तो 0.45 इंटू एफ सी के होता है बेसिकली, ये इंटू एरिया ऑफ कॉलम। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहां निकालनी होती है फॉर द कंपैरिजन के वेदर यहां पर ये सेफली ट्रांसफर हो पाएगा लोड या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना यहां पर बहुत जरूरी। चलिए मैं आपको आईएस 456 में ले चलता हूं, अब वहां पर कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इसको लेकर। यहाँ पर आईएस कोड में आपका चैप्टर नंबर 34 आपको दिखाई देगा। देखिए चैप्टर नंबर 34 है आपके सामने। ठीक है, आईएस 456 2000 की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 63 के ऊपर फिलहाल हम है। और यहाँ पर 34 जो हमारा चैप्टर है वो फुटिंग्स के बारे में पूरा। अब इन फुटिंग्स के बारे में आपको कुछ जरूरी चीजें आईएस कोड से भी पता होना बहुत जरूरी है कि भाई क्या है इस फुटिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया था वैसे, कि ऑन सॉइल अगर रेस कर रहा है तो एज की मिनिमम जो थिकनेस है वो 150 होनी चाहिए। अगर वो टॉप ऑफ फाइल है तो, सॉरी टॉप ऑफ पाइल है तो 300 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है जब आप डिजाइन करते हो, जब आप इसकी कई सारी चीजें चेक करते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो भी बेंडिंग मोमेंट होती है, ये देखिए बेंडिंग मोमेंट के प्रोविजन आपको दे रखे होते हैं। देखिए आप थोड़ा बोर ना हो, ये बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा जरा। ये आईएस कोड के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि आईएस कोड में क्या प्रोविजन दे रखे हैं इसको लेकर। बेंडिंग मोमेंट जो आप लेते हो, ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपके पास हो सकते हैं। अगर आप एक आरसीसी कॉलम को कॉलम के लिए डिजाइन कर रहे हो फुटिंग को, तो कॉलम के फेस पर जो आपका मैक्सिमम क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलती है। अगर जो आपका हाफ, अगर आप मैसनरी वॉल कर रहे हो तो वहां पर हाफ बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द फुटिंग, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो आप कृपया देख लीजिएगा उसको। और अगर आप गसेटेड प्ले बेसिस होते हैं, जो स्टील कॉलम वगैरह होते हैं, तो प्लेट वगैरह होते हैं, तो वहां से हाफ बिटवीन द कॉलम और पेडिस्टल एंड द एज ऑफ द गसेट प्लेस। तो ये दोनों के सारे डिफरेंस होते हैं, और इन डिफरेंस के बेसिस पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल, जो भी आपका केस है, जिस भी आप फुटिंग के लिए या कॉलम के लिए या मेंबर के लिए फुटिंग को डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो कॉलम हो या फिर मैसनरी वॉल हो या फिर स्टील कॉलम, तो गसेट प्लेट हो, तो वहां पर आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है। ओके, हम अगर शेयर की बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये शेयर, देखिए यहां पर दे रखा है आपको शेयर के अंदर कि द शेयर स्ट्रेंथ इज ऑफ फुटिंग इज गवर्न बाय द बाय मोर सेवर ऑफ द टू कंडीशन। दो कंडीशन होती है। पहली ये वन वे, मतलब वन वे और टू वे की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, द फुटिंग एक्टिंग एसेंशियली एज अ वाइड बीम विद अ पोटेंशियल डायगोनल क्रेक एक्सटेंडिंग इन प्लेन अक्रॉस द एंटायर विड्थ। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर दिस कंडीशन शैल बी एज्यूम्ड, या ये इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, एज अ वर्टिकल सेक्शन लोकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम एट अ डिस्टेंस इक्वल टू, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको आसान भाषा में समझाया था कि जो भी आपकी फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ होगी, उतनी ही डिस्टेंस जो है कॉलम के फेस से आपका, उस डिस्टेंस पर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा वन वे के लिए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम टू वे की बात करें तो ये यहां पर वही हो रहा है भाई, कि मतलब टू वे एक्शन फुटिंग का होता है, क्या कब होता है एक्शन ऑफ फुटिंग, तो ये इसमें अगर कहे कि हाँ, ये देखिए यहां पर आपको दे रखा होगा ट्रंकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूट डिजाइन एज शेयर अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए इन्होंने 31.6 का कोई एक रेफरेंस दे रखा है, अगर आप उस क्लॉज में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है,
मतलब मैंने आपको जो बताया था कि भाई टू वे के अंदर क्या करना है कि भाई D/2 जो आपका ये होता है डिस्टेंस होता है, उसके पेरिफेरी का जो पूरा पैरामीटर होता है ना, वो आपको एज अ क्रिटिकल सेक्शन टू वे के लिए मानना होता है, और उसके सराउंडिंग जो बाकी बाहर वाला प्लेन होता है वहां पर आपको सारा उसका फोर्स वगैरह निकाल कर उसके लिए चेक करना होता है। ठीक है, तो ये वन वे और टू वे के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है। हाँ, हम बात करने वाले थे, देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले थे 34.4 जो आपका क्लॉज है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। हाँ, जो लोग टू वे के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो कृपया इस क्लॉज को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पढ़ लीजिएगा बाद में आराम से इसको, मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो 34.4 जो हम हमारा लास्ट पॉइंट था, ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्या करना होता है आपको बेसिकली, कि पहले तो हमें ये देखना होता है कि भाई हमारा जो ऊपर से लोड आ रहा है वो, और जो बेरिंग उसका कैपेसिटी है वो दोनों भी मेल खा रहे हैं नहीं खा रहे। अगर नहीं खाते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो हमें वहां पर डोवेल बार्स प्रोवाइड करने होते हैं। क्या करने होते हैं, अगर वो उतना कैपेबल नहीं है कि बेरिंग के द्वारा वहां पर लोड ट्रांसफर ना हो, तो हमें वहां पर डोवेल बार्स प्रोवाइड करने होते हैं। और डोवेल बार्स जब हम प्रोवाइड करते हैं तो डोवेल बार के अंदर हमें उसके अंदर कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये जो एक फैक्टर है, ये जो एक रेशियो है A1/A2 जो आपको यहाँ पर IS कोड कह रहा है कि भाई द बेयरिंग प्रेशर ऑन द लोडेड एरिया शेल नॉट एक्सीड द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन द डायरेक्ट कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, दिस रेशियो। और ये जो रेशियो है हमेशा याद रखिएगा, ये रेशियो आपका ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 2 जा रहा है, मतलब अगर इसका जो रेशियो है वो आपका 5, 6 या 4 जा रहा है, तो वो आपको नहीं लेके आपको वैल्यू 2 कंसिडर करनी होती है। ठीक है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर A1 जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर A1 इज नथिंग बट आपका दो इसमें वैल्यू हो सकती है, या तो आपके फुटिंग का जो एरिया होता है वो, या फिर आपके कॉलम के नीचे का जो लोडेड एरिया होता है, या फिर जो इफेक्टिव क्रिटिकल एरिया होता है, हम उसको कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है BC प्लस 4D इंटू, हम उसको कह सकते हैं BL प्लस 4D, मतलब या सॉरी BL या CB, जो भी इसका कुछ हो सकता है, शायद LC, सॉरी LC इसका नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होता है, मतलब विड्थ ऑफ कॉलम प्लस 4D इंटू लेंथ ऑफ कॉलम प्लस 4D। ये आपका A1 ये हो सकता है, या फिर आपका A1 जो आपकी फुटिंग का एरिया है वो हो सकता है। ठीक है, यहां से आप इस पूरे पैरा को पढ़ोगे तो आपको यहां समझ में आएगा। ओके, और जो A2 होता है वो आपका कॉलम एरिया होता है, बेसिकली जो बेस में जो कॉलम एरिया होता है, लोडेड एरिया वो होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अंदर भी जब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है, निकालनी होती है। सिंपल चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है। डोवेल बार आपको डिजाइन करना होता है। डोवेल बार के अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आप डोवेल बार के लिए प्रोवाइड करते हो, ये अगर आप इस क्लॉज को देखोगे तो 34.4.3 आपको कहता है कि एक्सटेंडेड लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट और डोवेल बार्स एटलीस्ट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सपोर्टेड कॉलम। मतलब जो भी आपका कॉलम है उसका 0.5% एटलीस्ट आपको वहां पर मिनिमम एरिया उसका प्रोवाइड करना होता है। इतनी मात्रा में आपको वहां पर जो है डोवेल बार्स प्रोवाइड करने होते हैं। और साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप उस डोवेल बार के डायमीटर को कंसिडर करो, डिसाइड करो, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो डायमीटर होगा डोवेल बार का, वो कॉलम के बार से 3 mm से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए इस चीज को। अगर आपने, और बेहतर यही रहेगा कि अगर मान लीजिए आपने 12 mm का कॉलम बार कंसिडर कर रखा है तो डोवेल बार भी 12 mm का रखें। ठीक है, ज्यादा ना रखें उसको, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो IS कोड के खिलाफ आप चले जाओगे, जो कि आपको आगे नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज का हमेशा याद रखिए। ये आपको कई एग्जाम में भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये चीजें याद रखनी, जैसी भी डिजाइन के अंदर भी आपको काम आती है कि भाई डोवेल बार जो है आपके कॉलम बार से 3 mm से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका डायमीटर, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीजें जो आपको डोवेल बार के बारे में पता होनी चाहिए थी वो मैंने बता दी है। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे IS 456 के, तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चले, तो ये था हमारे इसके अंदर जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो किस तरह से आपको करना होता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर बेसिकली यही आपको सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर इतने आपने स्टेप अच्छी तरह से कर लिए हैं तो फिर आपको इसके अंदर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर 10th स्टेप आपको बता दूं, फिर से मैं आपको बता दूं क्योंकि स्लाइड मैं अभी सामने लाई है। तो ये जो चीजें होती है, एक ये वाली चीज और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आपको कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका ये लोड, सॉरी, ये अगर मान लीजिए
कि जो अलाउबल बेरिंग प्रेशर इतना है, अगर ज्यादा है ये इस लोड से, अगर ये इस लोड से अगर ज्यादा है तो आपको डबल बार प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये कम है तो आपको डबल बार प्रोवाइड करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो वो आपको लोड टू ट्रांसफर करना है तो आपको वहां पर एडिशनल कुछ बार्स प्रोवाइड कर देने होते हैं जो उस लोड को फुटिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे इन सब चीजों के बारे में जरूरी चीजें जो आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ तक था हमारा आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग के बारे में, उसकी बेसिक डिजाइन प्रोसीजर जो आपको फॉलो करनी होती है थ्रू आउट द डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर फुटिंग। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम एक इसकी फुटिंग डिजाइन करेंगे, आइसोलेटेड पैड फुटिंग को डिजाइन करेंगे और एक एक स्टेप को और भी ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि इन भविष्य फ्यूचर आपको कभी भी कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज के इस वीडियो में यहाँ तक जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं सभी आप तक जो है पहुंचे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। हमें आप एप्लीकेशन के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर पर्सनली हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो वहां पर हम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाजू में बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और साथ ही साथ हमारी टेक्निकल सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। उस एप्लीकेशन के द्वारा आपको बहुत सारी हमारी बेहतरीन सर्विसेज वहां पर दी जाती है, जैसे कि ये सारे जो कोर्सेज या ये सारे जो वीडियोस है वो आपको बिना किसी प्रॉब्लम एक जगह एक फोल्डर में मिल जाते हैं, जहां से आप आसानी से उसको देख सकते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और आप हमसे वहां पर पर्सनली इंटरेक्ट भी कर सकते हो। आपको वहां पर हम रियल टाइम या रियल चैट वहां पर आपसे कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन आपके दूर होते रहे। वहां पर हमारा ग्रुप भी है एक डिस्कशन का इस सीरीज को लेकर, तो वहाँ हम उस ग्रुप के अंदर भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, मटेरियल वगैरह भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको एप्लीकेशन का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा था आज के लिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का, जिसके अंदर हम आइसोलेटेड एक्चुअली लोडेड पैड फुटिंग की डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। ये हमने थोड़ा सा उसका बेसिक ओवरव्यू देख लिया, डिज़ाइन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो तो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।